गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10th क्लास नया चैप्टर है, चैप्टर 9 हेरिडिटी, एंड वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। ओके बच्चों, एट फर्स्ट हम लेते हैं इन हेरिडिटी। हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है? हेरिडिटी। नेक्स्ट लेते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, और फिर लेते हैं जेनेटिक। यस, व्हाट इज हेरिडिटी? बच्चों हेरिडिटी क्या है? बच्चों आपने देखा होगा कि हमारी जो शक्ल सूरत है, हमारे जो एक्सप्रेशन है, वो हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता से मिलते हैं। आज बच्चों आम के पेड़ से आम का ही पौधा जो है उगता है, उसके बीजों से, सीड से, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्या होता है बच्चों? एक जनरेशन से अगली जनरेशन में माता पिता से उनके बच्चों में जो गुण है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो साइंटिफिकली इन्हें हम ट्रेड्स कहते हैं। कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? ट्रेड्स। TRAITS। ओके बच्चों, तो साइंटिफिकली इनको ट्रेड्स कहते हैं, कैरेक्टर्स को। तो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, पेरेंट्स से उनके बच्चों में, बच्चों को जो अगली पीढ़ी या जो संतान है उसे हम प्रोजेनी क्या कहते हैं? अगली संतान को हम क्या कहते हैं? प्रोजेनी। एंड बच्चों को ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग्स। ध्यान रखना बच्चों, कैरेक्टर्स को ट्रेड्स कहते हैं, प्रोजेनी कहते हैं संतान को, और ऑफस्प्रिंग्स मतलब संतानी बच्चे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर, द ट्रांसफर ऑफ द ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। यही कारण है कि हम बहन भाइयों की शक्ल सूरत मिलती है, हमारे पेरेंट्स से उनकी शक्ल सूरत मिलती है। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा होना ये क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। सेकंड लेते हैं इनहेरिटेंस। द प्रोसेस बाय विच द ट्रेड ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस को, हेरिडिटी के इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों जेनेटिक्स। बच्चों जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट है। जेनेटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है, ओके, बायो की। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। हम क्या करते हैं? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? बच्चों सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इन सब चीजों के बारे में डिटेल दी, इंफॉर्म किया, बताया, है ना, खूब सारी रिसर्च किया इसके ऊपर, और बहुत ही महान, मेरी नजर में बहुत ही ग्रेट थे वो, क्योंकि उन्होंने ऐसी एक फाउंडेशन रख दी, उन्होंने एक ऐसी ब्रांच की जो आज तक हर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होती है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहा है। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द साइंटिस्ट हु डिड द रिसर्च एंड लॉट्स ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। ओके बच्चों, तो उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए प्लांट्स के ऊपर,
हाइब्रिडाइजेशन के और अपने लॉ दिए जेनेटिक्स के। तो उनके लॉ को मेंडल्स लॉ या मेंडेलिज्म कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम जो मेंडल है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेंडल जो थे वो 22 जुलाई 1822 को हिंजनड्राफ विलेज चेकोस्लोवाकिया के अंदर उनका बर्थ हुआ। उनके जो फादर थे एक फार्मर थे, तो एक फार्मर फैमिली में उनका जन्म हुआ और इनिशियल शुरुआती अपने ही गांव के अंदर पढ़ाई करके फिर बाद में बड़े होके वो एक प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर बन के उन्होंने काफी समय तक पढ़ाया और फिर ऑस्ट्रिया का एक शहर है ब्रुन, तो वहां की एक सोसाइटी है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो ऑस्ट्रिया का एक शहर है ब्रुन, जहां पर एक चर्च भी है, तो वहां वो एक पादरी के रूप में, एक पॉप के रूप में काम करने लगे। और इसी दौरान 1856 से लेकर 1865 तक 1856 से लेकर 1865 तक उन्होंने उस चर्च के गार्डन के अंदर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए और मटर के प्लांट के ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने अपने रिसर्च पेपर को उस सोसाइटी के सामने पढ़ा। और 1866 में जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, नेचुरल हिस्ट्री जो सोसाइटी है, वहां की जो एनुअल मैगजीन है, एनुअल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो एनुअल मैगजीन है, वहां पर उनका जो रिसर्च है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब प्लांट के क्रॉस के करके जो उन्होंने रिसर्च किया, वो पब्लिश हुआ उस मैगजीन के अंदर। लेकिन दोस्तों मेंडल ने जो बातें बताई वो बहुत एडवांस्ड थी और बहुत ज्यादा फोर विजन वाली थी, तो लोगों को उस समय समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय जीन की, क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मतलब डिस्कवरी मीन्स मतलब उसके बारे में लोगों को पता नहीं था, तो लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाए। और फिर 6 जनवरी 1884 को किडनी इंफेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और उनका जो काम है वो गुमनामी में चला गया। ईयर 1900 में दोबारा से उनका जो वर्क है वो अगेन रिसर्च हुआ, अगेन रीडिस्कवर हुआ। तब लोगों को पता चला रही है तो 35 ईयर्स पहले ही हो चुका है ये काम, अब हम इस बात को समझ पा रहे हैं। तो ऐसा उस समय, तो मैं थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। रीडिस्कवरर ऑफ, पहले तो बात करेंगे मेंडल के लॉज की। मेंडल का जो लॉज है उन्हें मेंडल्स लॉज या मेंडलिज्म कहते हैं। मेंडल्स लॉज और मेंडलिज्म कहते हैं। ठीक है, मेंडल के लॉज को। और बात करते हैं रीडिस्कवरर की। मैं नाम बता देता हूं बच्चों, रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स लॉज। मेंडल के लॉज के रीडिस्कवरर हैं, फर्स्ट है हुगो डी व्रीज। हुगो डी व्रीज। सेकंड है कार्ल कॉरेंस। और थर्ड लेते हैं एरिक वॉन शर्मक। ध्यान से देखिए बच्चों, मेंडल के जो लॉज हैं उनको रीडिस्कवर किया ईयर 1900 में। अगेन 3 साइंटिस्ट हैं जिन्हें ये नीट का क्वेश्चन भी है, कॉम्पिटिशन्स में भी आता है अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो। हुगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन शर्मक। जो हुगो डी व्रीज है ये हॉलैंड के थे, बिलोंग करते थे हॉलैंड से, ये हॉलैंड के थे ये। और जो कार्ल कॉरेंस है ये जर्मनी के। और जो एरिक वॉन शर्मक है ये ऑस्ट्रिया।
ठीक है बच्चों, तो ये तीन साइंटिस्ट मेंडल के लॉज के रीडिस्कवरर के फॉर्म में के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने दोबारा से बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट है प्लांट के ऊपर और इनके ये रिजल्ट हैं, तो ये सब उन्होंने बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 10th क्लास आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं। यस बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं। मेंडल ने कौन से प्लांट को चूज किया? पी, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। हाँ बच्चों, मेंडल ने अपने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। जो पी प्लांट होता है, मटर का जो पौधा है, उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, मटर के पौधे का नाम है। ठीक है, वाई मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट? वाई मेंडल selected selected the pea plant? क्यों उन्होंने सिलेक्ट किया पी प्लांट को? इसके कई सारे रीजन है बच्चों। मेंडल ने जब अपने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि उनको एक ऐसे प्लांट की जरूरत थी जिसकी लाइफ स्पान, जिसका लाइफ स्पान कहते हैं जीवन अवधि को, जो लाइफ स्पान है शुड बी शॉर्ट, वो शॉर्ट होनी चाहिए। तो जो मटर का पौधा होता है, इसकी पूरी लाइफ 2 या 3 महीने या मैक्सिमम 4 मंथ होती है, यानी कि एक एनुअल हर्ब है। ये क्या है? एक एनुअल हर्ब है। ठीक है ना, 1 साल के अंदर उसकी पूरी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, सीड के जर्मिनेशन से लेकर, फ्लावरिंग से लेकर, रिप्रोडक्शन से लेकर, सब कुछ 2 से 3 महीने या 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मेंडल को ऐसा प्लांट चाहिए था जो कि बाइसेक्सुअल हो, जिसमें स्टेमन एंड पिस्टिल, कार्पेल, मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाएं, तो जरूरत पड़ने पर उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा सके। तो मटर क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला होता है। थर्ड लेते हैं, मटर के प्लांट के जो फ्लावर है लार्ज होते हैं, ठीक है ना, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन कराना आसान होता है। इसके बाद में मटर के अंदर काफी सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके 2 फॉर्म अवेलेबल थी। जैसे मान लो फ्लावर का कलर है, तो फ्लावर के कलर में मटर में 2 ऑप्शंस हैं, वॉयलेट कलर और व्हाइट कलर। लंबाई के कैरेक्टर की बात करें तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस। तो कई काफी सारे ऐसे कैरेक्टर थे जिनके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म यानी कि अपोजिट फॉर्म अवेलेबल थी। तो ये मेंडल के लिए, मेंडल को सुटेबल लगा फॉर द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा हूं बच्चों, जिससे आपका नॉलेज और बढ़े। रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। बच्चों, मेंडल के सक्सेस के क्या रीजन है, ये ध्यान से देखिए आप। पहला रीजन ये कि मेंडल ने मटर के प्लांट को चूज किया। सेकंड रीजन ये है, मेंडल ने एक समय में एक कैरेक्टर को ही ध्यान में रखा, उसकी इनहेरिटेंस को पढ़ा, बाकी जो भी जितने भी कैरेक्टर या ट्रेड्स थे उनको इग्नोर किया। इसके बाद में जो भी मेंडल को रिजल्ट मिलने, उनका मैथमेटिकल रिकॉर्ड बनाते गए। तो ये सब रीजन थे मेंडल के सक्सेसफुल होने के। अब बच्चों मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। मेंडल ने मटर के प्लांट में 34 ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया। मेंडल ऑब्जर्व्ड 34 ट्रेड्स इन द पी प्लांट, बट he only selected the 7 contrasting form of traits। मतलब उन्होंने 7 ट्रेड्स को ही सिलेक्ट किया मटर के प्लांट में फॉर द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इससे समझना आपके लिए इजी रहेगा। कॉन्ट्रास्टिंग
contrasting form of traits. Stem height, flower color, और थर्ड लेते हैं फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, एंड फोर्थ है फूड शेप, फिफ्थ है फूड कलर, सिक्स्थ लेते हैं बच्चों शीड शेप, और सेवंथ है सीड कलर। अब इनके दो फॉर्म है, टॉलनेस, ड्वार्फनेस। फ्लावर कलर में वॉयलेट एंड व्हाइट, ये दो ऑप्शंस हैं मटर के प्लांट में। फ्लावर पोजीशन में एक तो है एक्सियल और एक है टर्मिनल। नेक्स्ट लेते हैं फोर्ड शेप। फोर्ड शेप में इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। फोर्ड कलर में ग्रीन एंड येलो। फिर लेते हैं शीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड। नेक्स्ट लेते हैं सीड कलर में येलो एंड ग्रीन। यस, 10th क्लास ध्यान से देखिए बोर्ड के ऊपर। मेंडल सेलेक्टेड ओनली 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। और फॉर द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन द पी प्लांट। तो ये 7 ट्रेट कौन से हैं बच्चों? स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, पोड मतलब फली, शीड शेप एंड शीड कलर। यहाँ पर दो फॉर्म है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो ट्रेट शो हो जाता है वो डोमिनेंट है, जो नहीं होता वो रिसेसिव है, ठीक है ना। डोमिनेंट की प्रेजेंस में शो नहीं होता वो रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर स्टेम की हाइट में जो टॉलनेस का, इसके दो ऑप्शन है। हर ट्रेट के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म अवेलेबल है पी प्लांट के अंदर। स्टेम हाइट में एक तो टॉलनेस है और एक ड्वार्फनेस है। तो टॉलनेस का कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, ड्वार्फनेस का रिसेसिव होता है। इसी तरीके से बच्चों फ्लावर कलर में वॉयलेट कलर एंड व्हाइट कलर, वॉयलेट डोमिनेंट है और व्हाइट कलर रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल जो कंडीशन है वो डोमिनेंट है और टर्मिनल कंडीशन रिसेसिव है। पोड शेप में इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। पोड कलर में ग्रीन डोमिनेंट कलर है और येलो कलर रिसेसिव है। सीड शेप में जो सीड की राउंड शेप है वो डोमिनेंट होती है और रिंकल्ड शेप रिसेसिव होती है। और सीड कलर में डोमिनेंट जो कलर है वो येलो है और ग्रीन कलर रिसेसिव है। तो ये टेबल देख ले बच्चों आप।
इन ट्रेड्स के लिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। ओके, चलिए अब बच्चों अपन डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में, शब्दावली। जेनेटिक्स को समझने के लिए काफी सारी टर्म्स हैं बच्चों, वो हमको देखना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है बच्चों टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट फैक्टर, सेकंड जीन, थर्ड एलील और एलिलोमॉर्फ। फोर्थ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ लेते हैं हाइब्रिड। सिक्स्थ है फिनोटाइप रेशो, सेवंथ जीनोटाइप। लास्ट तक बने रहना बच्चों, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप, जीनोटाइप। नेक्स्ट लेते हैं पेरेंट। नेक्स्ट लेते हैं होमोजाइगस। टेंथ हेट्रोजाइगस। ठीक है, और नेक्स्ट लेते हैं बच्चों F1 जनरेशन। और 12th लेते हैं F2 जनरेशन। ध्यान से समझना इन सारी टर्मिनोलॉजी के पार्ट को। हाँ, फैक्टर। जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उस समय जीन की, डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडल ने यह बताया कि जीवों का जो बॉडी है सेल से तो बना ही है, तो सेल के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं। मेंडल ने क्या बताया कि सेल के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं जो कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। आई बात समझ में? तो ये बात मेंडल ने एक्सप्लेन करी। तो मेंडल ने कहा कि एक फैक्टर एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, एक लक्षण को कंट्रोल करता है। जोहानसन ने 1900 में ये बताया कि ये जो फैक्टर है ये जीन है। ये क्या है? जीन है। सेकंड आ जाते हैं जीन की डेफिनेशन आप क्या देंगे? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीन? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, लीनियर सीक्वेंस में पाए जाते हैं। जीन डीएनए के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम का ही पार्ट होते हैं। एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करता है। वन जीन रेगुलेट्स द वन ट्रेट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। अब बच्चों एक जीन के अंदर सपोज करो लंबाई के कैरेक्टर के लिए हम कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील यूज करते हैं। अब एलील क्या है बच्चों? एक जीन के अंदर दो एलील होते हैं। एक जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को एलील कहते हैं या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। सपोज करो टॉलनेस के लिए कैपिटल टी एलील होता है और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी एलील होता है। तो एक जीन के अंदर या तो कैपिटल टी
या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ये कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो सपोज करो ये एक जीन हो गया, इसके ये दो एलील हो गए, ये एक जीन है, ये दो एलील हो गए, ये एक जीन है, ये दो एलील हो गए। ओके बच्चों, तो एलील क्या है? द कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड आर कॉल्ड एलील्स और एलिलोमॉर्फ। नेक्स्ट लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, जब दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और इससे जो नया प्लांट मिलता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं फिनोटाइप। जो आउटर अपीयरेंस है, जो आउटर कैरेक्टर्स हैं, उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। और जो अंदर जीन का कॉम्पोजिशन है, किसी मान लो कोई व्यक्ति मान लो दिख तो लंबा आ रहा है, लेकिन मान लो उसके फादर लंबाई में थे और मदर जो थी हाइट कम वाली थी, लेकिन फादर का जो लंबाई का गुण है वो डोमिनेंट है मान लो, तो उनके बच्चे तो लंबे हुए लेकिन उनके अंदर डार्कनेस का तो भी एलील है। तो एलील जो एलील या जीन का जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसे जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पेरेंट्स। एक्सपेरिमेंटली जब दो प्लांट का क्रॉस कराया जाता है या दो एनिमल का क्रॉस कराया जाता है, तो वो जो एनिमल है एक्सपेरिमेंटल, उन्हें हम पेरेंट्स कहेंगे। फिर उनसे जो नई प्रोजेनी मिलती है उन पर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं होमोजाइगस। अगर किसी जीन के दोनों एलील सेम है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस। तो यहाँ और यहाँ देखिए दोनों के एलील सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और अगर किसी जीन के एलील में जो अगर किसी जीन के एलील डिफरेंट हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। क्या कहेंगे बच्चों? हेट्रोजाइगस कहेंगे। नेक्स्ट लेते हैं F1 जनरेशन। जब एक्सपेरिमेंटली दो प्लांट का क्रॉस कराते हैं या दो एनिमल का क्रॉस कराते हैं, तो उससे जो नया जनरेशन मिलता है, जो फर्स्ट जनरेशन है, उसे हम क्या कहते हैं? F1 जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म है उनका क्रॉस होने से जो उससे अगली जनरेशन मिलती है, पीढ़ी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? F2 जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? F2 जनरेशन कहते हैं। 10th क्लास आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट अपन कल आगे पढ़ेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हैंड रेज कर दें।